हेलो क्लास 9th, मैं प्रथम द्विवेदी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आज एक मजेदार चैप्टर। क्लास 9th बुक इस बार बिल्कुल नई है। चैप्टर पॉलिनोमियल जो पिछली साल भी था, बट इस बार उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। इस बार उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। थोड़ा सा स्पीड में आते हुए हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल भाई होता क्या है, ठीक है, किस चीज को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, इन सब का जो जवाब है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैज पावर्स एज अ होल नंबर्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यानी कि आपको कॉफिशिएंट भी जानना है कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्म्स क्या होते हैं, कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अगर भूल गए हैं तो हम आपको आज फिर से पढ़ाएंगे। चलिए तो आप भी जरा ध्यान से समझिए। बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर मैंने आपसे कहा, मैंने आपको लिखा पी ऑफ एक्स, अब कई बच्चे कहते सर ये पी ऑफ एक्स क्यों लिखा, पी ऑफ वाई क्यों नहीं लिखा, पी ऑफ जेड क्यों नहीं लिखा। अरे भाई आप कुछ भी लिख दीजिए। इसका मतलब होता है कि आप जो वेरिएबल लेंगे वो एक्स लेंगे। यहां पे जो पी है इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। इसको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, इन एक्स, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स। अब जरा देखो पॉलिनोमियल का सबसे छोटा वाला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, उसको कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पढ़ा होगा, या ए एक्स प्लस बी पढ़ा होगा। ये सब आपने पढ़े होंगे। इनमें क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहां हाईएस्ट पावर 2 है, यहां हाईएस्ट पावर 1 है। अभी मैं डिग्री बिग्री वर्ड नहीं बोलूंगा, आप लोग सोच रहे होगे कि डिग्री डिग्री चिल्लाने लग जाते हो, क्यों चिल्लाते हो, समझते हैं पूरा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो हमने हाईएस्ट पावर मान ली एन, तो क्या लिखेंगे, इसका जो कॉफिशिएंट है वो ए एन हो गया, यानी एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस एक एक कम करते हैं, ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस, अगर मैंने यहां पे किया ए 3 तो हम क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू दी पावर 3। अगर मैंने कहा ए 2 तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी ए 2 ए 1 के साथ एक्स की पावर 1 प्लस ए नॉट, यानी कि ए 0, ठीक है। अब यहां पे ये सब है क्या वो समझते हैं। तो देखो भाई, ये जितने भी ये जो ऐसे पार्ट्स हैं इन सबको कहा जाता है, क्या कहते हैं बताओ आप, इन सबको कहा जाता है टर्म्स, कहते हैं ना टर्म्स। अच्छा, टर्म्स के साथ में क्या कॉफिशिएंट हो सकता है, प्लस या माइनस साइन को लिया जाए या ना लिया जाए, यहां बच्चों से गलती होती है। तो अगर मैं बोलूं कि टर्म्स क्या क्या हैं, तो टर्म्स क्या हैं, ए एन एक्स रेज टू दी पावर एन, ये एक टर्म है, ठीक है। और इसके साथ में जो यहां आगे साइन लगा हो, चाहे वो प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, हमें वो लिखना पड़ेगा, प्लस या माइनस साइन देना पड़ेगा, तभी वो टर्म डिसाइड होगा। और अगर मैं बात करूं कॉफिशिएंट की, तो कॉफिशिएंट क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसके साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है विद साइन वो कहलाता है कॉफिशिएंट। क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा यहां पे, प्लस का a2। देखो हमने सब जगह प्लस प्लस लगा रखा है, इसलिए ये प्लस का a2 है, ये ध्यान रखना है। अगर आगे माइनस हो तो माइनस दे देना है। अब एक वर्ड और आता है भाई, देखो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज कराने की कोशिश कर रहा हूं, वरना मैं ये सारी चीजें आपको तैयार ही नहीं कराता, मतलब मैं पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई एनसीईआरटी ने इस बार चेंज किया है, काफी कुछ चेंज किया है, और उसके अकॉर्डिंग देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, उसने बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल छोटे से अंदाज में आपको ये सारी चीजें यहां लिख दी हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता वो बता दिया, अभी मैं ये सब भी सिखाऊंगा आपको। यहां देखो
छोटू सा वर्ड दे दिया, टर्म, कांस्टेंट, कॉफिशिएंट, वेरिएबल, बस इतना सा उन्होंने दिया है, इसलिए मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया। अच्छा, एक वर्ड अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो पढ़ा था कांस्टेंट। तो ये जो लास्ट वाला वर्ड होता है इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब कई लोग कहेंगे कि सर आपने तो बोल दिया लास्ट वाला वर्ड। नहीं बोला मैंने बिल्कुल नहीं बोला लास्ट वाला वर्ड। लास्ट वाला वर्ड नहीं, जो सबसे लास्ट में लिखा है, जिसके साथ में मल्टीप्लाई हो x रेज टू दी पावर 0, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी कि ऐसे वेरिएबल का कांस्टेंट जिसकी पावर हो 0 वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म। यहां कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो एक आध एग्जाम्पल भी करके देखे लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। बाकी के पॉलिनोमियल जो हम लोगों के समझ में आते हैं, अब ये तो आप में से कई लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, छोड़ दो, नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ दो। हम इसको दूसरे तरीके से, दूसरे अंदाज से आपको बताएंगे अभी, ठीक है। ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहां समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो, पहली चीज है वन वेरिएबल, यानी कि भाई हम सिर्फ या तो x लेंगे या y लेंगे या z लेंगे या w लेंगे, जो लेना हो, ठीक है। तो देखो p ऑफ x, हमने सबसे बड़ा जो आप लोगों के लेवल पे है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 3। अच्छा, अब ये इन वन वेरिएबल कैसे है? क्योंकि यहां देखो हर जगह जो वेरिएबल हमने लिया है वो क्या लिया है? x लिया है, एक ही वेरिएबल लिया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो थोड़ा सा गेम खेलते हैं, एक मजेदार वाला गेम, ठीक है। चलो मैं एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं x प्लस 1/x²। बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? बताइए। है? नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? देखते हैं। इसे हमने लिखा x, इसको हमने लिखा x की पावर -2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो -2 है, यानी कि नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर पॉलिनोमियल जो x की जो पावर है, यानी कि पावर ऑफ x नॉट इक्वल टू, क्या नहीं होनी चाहिए? ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए, जैसे हमने कह दिया 1/2। यानी कि एक और एग्जांपल देखे लेते हैं। मैंने कह दिया p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1/2, या फिर हमने कह दिया px इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x। यहां पे देखो ये √x है, √x का मतलब ये और ये, इसे क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2 प्लस इसे क्या लिखा? x की पावर 1/2। अब यहां देखो पावर हो गई 1/2, 1/2 यानी कि क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आ गया मतलब सर ने क्या बोला था, क्या सिखाया प्रथम सर ने? 1/2, 1/3, 1/4, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और ना ही होना चाहिए डेसिमल। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सी नई बात आपने बता दी? भाई देखो फ्रैक्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, उनको नहीं पता है कि फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही चीज हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए, या तो x में या y में या z में। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे तैयार करते हैं। कुल मिला के आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। अब भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? देखो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ax की पावर n, anx की पावर n लिखा था, प्लस हमने लिखा था b तो नहीं लिखा था, हमने लिखा था a ऑफ n - 1 x की पावर n - 1, ऐसा कुछ लिखा था ना, और प्लस आगे यहां पे डॉट 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 करके a रेज टू ये यहां 3x की पावर 3 प्लस a2 x² प्लस a
1x प्लस ए 0, ये सब लिखा था। तो भाई मुझे एक बात बताओ, चलो अब आप बताओ यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? यहां पर x की सबसे बड़ी वाली पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर यहां क्या है? n है। तो हाईएस्ट पावर, क्यों? ये टर्म है, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है? n है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x, तो क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, उसको क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू n। चलो अब हम कुछ वो देते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से बताते जाना। चलो बताओ भाई, px इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। कैसे बता दिया आपने? हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? कितनी हुई बच्चों इसकी डिग्री? इसकी डिग्री हुई 2। समझ में आ गया? अब एक और दे रहा हूं मैं पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, ठीक है, 7, चलो 7 बदले देते हैं, 3 अंडर रूट एक्स प्लस 7x क्यूब प्लस 5। बताओ इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? बताओ, फिर से बताओ, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा इसका? ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, अभी अभी सिखाया था कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहां पर x की पावर 1/2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? नॉट डिफाइन। भाई इस बार बुक ने गलती कर दी है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, बाहर की अदर बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, P ऑफ Z इज इक्वल टू 7। बताओ इसकी डिग्री कितनी है? P ऑफ Z इज इक्वल टू 7, बोलो डिग्री कितनी है इसकी? देखो भाई, P ऑफ Z इज इक्वल टू 7, इसे लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं Z रेज टू दी पावर 0। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी हो गई? बोलो, आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं फिर भी आंसर नहीं दे रहे हैं। Z की जो है वो 0 है, तो यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इसकी डिग्री, ठीक है, कैसे निकालनी है, समझ में आ गया? सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सिंपल सी बात समझ लो कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द टर्म, ठीक है, उस टर्म को लो जो सबसे बड़ा टर्म दिख रहा है, जिसकी पावर सबसे बड़ी है, उसको कहा जाता है उसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए आगे आते हैं, फिर से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई अब बहुत सिखा दिया, अब नहीं, अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल चलो एक बार और रिवाइज करवाए देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, ठीक है। मैंने एक जगह ये बताया था कि क्यूबिक ये सब लिखा था, वो पेज कहां चला गया? हाँ ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो भाई यहां लिखा है, इस पे मैं कह रहा, मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई थी। चलिए, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, देखो जैसे हमने पॉलिनोमियल दिया ax की पावर, चलो 3 से देते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो देखो भाई फोर्थ पार्ट से देखते हैं पहले, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, वो क्या कहलाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मुझे इसका एग्जाम्पल बताना है, तो एग्जाम्पल क्या बताएंगे? हाईएस्ट पावर हमने क्या ले लिया? x की पावर ले लिया 3। अब उसके साथ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, या ना भी जोड़ें, इतना ही छोड़ दें तो भी हो जाएगा। मैंने क्या किया? लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। ये क्या हो गया हमारा? p ऑफ x, ये हो गया हमारा क्यूबिक
पॉलिनोमियल। बात करते हैं क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मतलब हमें हाईएस्ट पावर 2 रखनी है, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अगर किसी को लग रहा हो कि फास्ट पढ़ा रहे हैं तो बताइएगा, ठीक है, ओके ओके, कमेंट में बताएंगे बच्चे भाई, ठीक है, जब हम लाइव क्लास में जाएंगे तो बच्चे बता देंगे, है ना। चलो, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है कि जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 1, यानी कि हमने कहा ax की पावर 1 प्लस बी, या फिर हम इसका एक एग्जाम्पल दे दें कि 7x प्लस 2। तो ये एग्जाम्पल होगा आपके किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, जहां पर डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए, ठीक है। एक और इसमें पॉलिनोमियल आता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हेडिंग डालिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो बेटा, यहां हमने एक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हुआ, आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री है वो क्या रखनी है, 0 रखनी है, यानी कि x की पावर आना चाहिए 0, ठीक है। हम अगर आगे 1 लेते हैं तो 1 भी क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 7x की पावर 0 यानी कि 7, ये भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। पाई हमने एक वैल्यू ले ली, तो ये भी हमारा p ऑफ x ले लें तो ये भी हमारा पाई भी एक तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तरह कंसीडर करेगा। इज दैट क्लियर। तो अब आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, जिसके साथ जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। इज दैट क्लियर, यहां तक सब बढ़िया है, ओ वेरी गुड। चलो तो थोड़ा सा वापस लौटते हैं एनसीईआरटी की तरफ, हमारी प्यारी सबसे चहेती बुक जिसका नाम है, भाई इस बुक का नाम क्या है, हाँ बुक का नाम क्या है, बुक का नाम ही भूल गए भाई, आ चुकी है, ठीक है। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं, हाँ नहीं वो 8th में चलती है, 9th में हो, कैसे 9th के बच्चे हो, बुक का ही नाम नहीं पता है, ओहो 10th के बच्चे भी 9th के आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 मैंने वैसे फ्रेम कर रखा है यहीं से पढ़े लेते हैं, ठीक है। राजू वेंट टू अ शॉप, ठीक है, where there were sealed box of different colors on sale. The shop owner told him that the red box have 4 pen each. मतलब एक जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में शॉपकीपर कहता है इसमें 4 पेन्स हैं ईच, एक बॉक्स में 4 पेन है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। एंड द ब्लू बॉक्स हैव 5 पेंसिल, यहां पर जो पेंसिल हैं वो 5 पेंसिल्स हैं, कितनी पेंसिल हैं, 5 हैं, ठीक है। नाउ राजू एक्स रेड बॉक्स परचेज करता है, यानी कि एक्स रेड बॉक्स परचेज करता है जिसमें पेन्स हैं, और वाई एंड परचेज करता है, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा पेन फॉर फ्री, हाउ मेनी पेन पेंसिल टुगेदर। चलो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, इसको पहले एक एक्सप्रेशन के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कौन जा रहा है भाई, राजू जा रहा है, तो लिख दिया। अब क्या हुआ, उसको एक बॉक्स मिला जिसमें 4 पेन्स हैं, क्या हैं, 4 पेन्स हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स है वो रेड कलर का है, दूसरा बॉक्स लिया वो ब्लू कलर का है,
ठीक है, और उसमें क्या है 5 पेंसिल हैं, ठीक है, क्या है 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है, क्या है 5 पेंसिल हैं, ठीक है, वाई ब्लू बॉक्सेस हैं, ठीक है, ओके, वाई ब्लू। तो देखो उन्होंने कहा यहां आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स, कौन से नंबर ऑफ रेड बॉक्सेस, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉक्सेस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हमें यह बताना है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है यह बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है, 4 पेन हैं एक में, तो x में कितने होंगे 4 इंटू एक्स, ठीक है, तो 4 इंटू एक्स ये क्या है हमारे पेन है, प्लस 5 एक बॉक्स में 5 ब्लू क्या है पेंसिल हैं, और ऐसे ऐसे टोटल कितने बॉक्सेस हैं y हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी पेंसिल कितनी हो गई 5y। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, अगर आप ये परचेस करते हैं तो आपको 3 एक्स्ट्रा पेंसिल मिलेंगी, यानी उन्होंने कांस्टेंट भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा 4x प्लस 5y प्लस 3। बट याद रखिएगा ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं है, ये पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया यहां तक? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x प्लस 5y प्लस 3, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें आपको टर्म्स भी बताने हैं, ठीक है, इसमें आपको टर्म्स भी बताने हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो भाई देखो यहां पे हमने लिखा टर्म्स, तो देखो पहला टर्म क्या है 4x, दूसरा टर्म क्या है 5y, तीसरा टर्म क्या है प्लस का 3। तो ये जो प्लस और माइनस से एक्सप्रेशन में अटैच होते हैं उनको कहा जाता है टर्म्स, उनको क्या कहते हैं टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? फिर बात, तो अब आपको टर्म समझ में आ गए, टर्म्स क्या क्या हैं। एक टर्म है 4x प्लस का 4x, दूसरा है प्लस का 5y और तीसरा है प्लस का 3। अब बात करते हैं कॉफिशिएंट। तो देखो भाई यहां पे हमने कहा कॉफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो कितना है, ये है कॉफिशिएंट +4। हमने कहा कॉफिशिएंट ऑफ y बताओ कितना है, प्लस का 5। देखो y के साथ में जो डिजिट अटैच है विद देयर न्यूमरल साइन वो कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अब वो कहते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म वो कहलाता है टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है, या फिर वेरिएबल की जो पावर होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, ये है भाई, तो वो भी विद साइन लिखेंगे यानी कि +3। तो इस तरीके से आप लोगों की बुक का जो पहला एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हुआ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से मार्क करवाता हूं एग्जाम्पल 2 में, ध्यान से देखिए, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए अगर मैंने आपसे कहा 7x, ठीक है, -3y प्लस 1/2, ठीक है, तो यहां पे ये टर्म्स क्या क्या होंगे,
टर्म्स क्या क्या होंगे, एक होगा 7x, दूसरा होगा माइनस का 3y और तीसरा होगा प्लस का 1/2। ठीक है, अगर हम बात करें कॉफिशिएंट की तो क्या होगा, इसके लिए +7, इसके लिए माइनस का 3 और इसके लिए प्लस का 1/2। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो इस तरीके से आप लोग, और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो भाई ये जो बाद में दिया हुआ है ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। ओके, सो अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ, अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर। एक आपको रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर गार्डन एक दिया हुआ है जिसमें आपको जो लेंथ है वो कितनी है, रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ आपको उन्होंने दी है L मीटर। कितनी दी है? L मीटर। ठीक है, जो लेंथ है वो कितनी है, कहां गया, L मीटर, विड्थ W, और इसकी आपको क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करने का मतलब होता है कि किसी की भी फेंसिंग करनी है, दोनों लोग, तो वो कहलाता है उसका पेरीमीटर। वो क्या कहलाता है उसका? पेरीमीटर। ठीक है, नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब आपको इसका सम, दोनों लेंथ प्लस दोनों जो ब्रेथ हैं उनका सम निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां पे देखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अ वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 100 पर मीटर। तो आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ द वायर फेंसिंग अलोंग द गार्डन लेंथ। लेंथ है तो हम क्या, उसकी क्या हो जाएगी, 100L। कितनी हो जाएगी? 100L। ठीक है, पर मीटर में दी है उनने। ठीक है, 100L। ठीक है, नाउ आगे बढ़े बेटा। नाउ वो कह रहे हैं एंड, अब वो कह रहे हैं अलोंग द विड्थ 80, जो विड्थ के अलोंग में वो करना है, बिठा दो कहीं भी, वो 80 पर मीटर। तो हम यहां क्या करेंगे, 80 और W कर देंगे, 80 पर मीटर। ठीक है, हमने उसकी जो विड्थ है वो निकालने के लिए हमने उसको क्या किया, 80 पर मीटर। तो हम उसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 80 इंटू विड्थ। विड्थ को हम, ठीक है, ओके। नाउ अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो लेंथ है वो दो हैं। कैसी? एक लेंथ ये है, मतलब एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। अब अगर विड्थ की बात करें तो W ये है और W ये है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू W, ट्वाइस ऑफ 80 इंटू W। ये हमें इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ वुड फेंस अलोंग द गार्डन विथ। ये भाई ये, अब देखो, तो हमें क्या करना था, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी फेंसिंग कर रहे हैं तो फेंसिंग की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 200L प्लस 160W रुपीज। यहां पे ये रुपीज में आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ये रुपीज में जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नाउ
अब वो ये कह रहे हैं, तो अब आप समझिए ना, देखो सिंपल सी बात है, पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, यहां हम डब्ल्यू लिए लेते हैं, ठीक है, ओके। और 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट दिया है वो 100 है, बट वो लेंथ के लिए, इसलिए उसे हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो हमें इधर की फेंसिंग करनी, देखो यहां पे हमें अलग टाइप की फेंसिंग की गई है, यहां अलग टाइप की, इसलिए कॉस्ट इनका अलग अलग है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इतने रुपए वो खर्च करेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, फेंसिंग हो जाएगी। अब वो ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ शीड, हमें क्या करना है, पूरे गार्डन में, डिपेंड्स ऑन द एरिया, पूरे गार्डन में क्या करना है, हमें कुछ बोना है, तो उसके लिए जो है वो है 50 पर स्क्वायर मीटर। देखो भाई यहां समझो, एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल क्रॉस डब्ल्यू, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो ध्यान से समझना, वो ये कह रहे हैं 50 पर स्क्वायर मीटर, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 स्क्वायर मीटर आएगा, यानी 1 मीटर अगर हम लेते हैं लेंथ और 1 मीटर अगर हम लेते हैं ब्रेथ, तो वो कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर, और उसको हम 50 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 50 स्क्वायर मीटर, यानी कि हम उसको क्या लिखेंगे, 50। तो जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 50 LW। समझ में आ गया? अब टोटल कॉस्ट की बात करें तो फेंसिंग प्लस शोविंग की, तो कितना हो जाएगा, ये 200L प्लस 160W प्लस 50LW, तो ये उसकी टोटल कॉस्ट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, उसकी टोटल कॉस्ट कहलाएगी। कि अगर हम इसकी पूरी फेंसिंग करते हैं और बीच में ये बढ़िया सुंदर सुंदर से कुछ भी बोते हैं ताकि परफेक्ट गार्डन लगे, तो हमें टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा, इतना खर्च करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए भाई, अब वो कहते हैं कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल कांस्टेंट टू दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अरे हाँ भाई, हम आराम से बता सकते हैं। पूछो कैसे? अभी हम यही कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अभी हम यही चीज कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, चलो नाउ, तो टर्म्स वेरिएबल एंड कॉम्बिनेशन, दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है आपका? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है आपको? आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये दिया है 4x प्लस 5y प्लस 3, 4x प्लस 5y प्लस 3, ठीक है। ये क्या है? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब भाई इसमें हमें टर्म्स बताने हैं। टर्म्स तो क्या हो गए? 4x हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया? 5y हो गया, तीसरा टर्म क्या हो गया? z हो गया। समझ में आ गए ये टर्म्स? ठीक है, ओके। अब वो कह रहे हैं वेरिएबल कितने हैं, तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या हैं? एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। अब वो कह रहे हैं कि कॉफिशिएंट क्या है यहां पे? कॉफिशिएंट क्या है यहां पे हमारे? इसके लिए है +4, कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है? प्लस का 5, ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पे जो z दिया हुआ है, बेसिकली वो z अगर हमने ले लिया है तो ये है, अगर इस तरीके से दिया है, वैसे यहां पे z = 3 है, यहां z का जो वैल्यू है वो 3 है। तो z अगर 3 हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट टर्म = प्लस का 3। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल नंबर 1? तो उससे पहले हमें एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो 3 है वो करना पड़ेगा। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम पिछले वाले क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक वायर है जो कि 20 सेंटीमीटर का है। वायर
जो वायर है वो 20 सेंटीमीटर का है। अब जरा देखो, वो ये कह रहे हैं कि इस वायर को बेंट किया, ठीक है, इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब भाई देखो, अगर हमने इस वायर को पहले बेंट करना है तो हम इस वायर को कुछ ऐसा बेंट करेंगे, ठीक है। पहले तो ठीक इसके दो टुकड़े करेंगे, फिर इसके और कहीं से भी दो पार्ट और तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब देखो क्या होता है कि रेक्टेंगल की, बैठिए, रेक्टेंगल की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है कि उसमें दो लेंथ और दो ब्रेथ होती हैं, ठीक है। ओके, देखो कैसे, ध्यान से देखना। इसका जो सम होगा रेक्टेंगल में और इसका जो सम होगा वो इक्वल होगा। तो अगर मुझे ये बात पता है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पहले इसके बाई टू दो टुकड़े कर दूंगा वायर के। समझ में आया? कितने पार्ट करूंगा? 2 पार्ट्स करूंगा, ठीक है। जैसा कि इन्होंने भी किया है। इन्होंने क्या किया? 7 और 3 ले लिया, यानी इनने क्या किया, पहले इसको 7 लिया और इसको 3 लिया। अब 7 प्लस 3 कितना हो गया भाई? 10 हो गया। अब वो इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये जो बनेगा ये भी 3 होना चाहिए और ये जो होगा ये 7 होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है। देखो भाई, इस बार एनसीईआरटी केस स्टडी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा है। आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। भाई मुझे वायर को बेंड करना है, भाई यहां कोई वायर पड़ा नहीं, अगली क्लास में मैं ले लूंगा, चलो मिल गया वायर। तो देखो भाई, इधर ये वायर सबके घर में मिल जाता है, समझ गए होंगे क्या है, सी टाइप। अब हमें इसको बेंड करना है, ये बेंड किया, ठीक है, ये सर्कल में आया। अब मुझे क्या करना है, इसको बनाना है रेक्टेंगल। तो मैं रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको यहां से लिया, इसको यहां तक लिया, तो ये जो दिख रहा है ऊपर आपको, ये क्या है, ये 7 है, और ये जो दिख गया ये कितना है, 3 है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, 3। वाह, देखा, नाप भी इस बुक के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो इस तरीके से हम लेंथ और ब्रेथ को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो एक तो हमें मिल गया कि L हो गया हमारा 7 और B हो गया हमारा 3, और L प्लस B दोनों मिलके क्या बन गए, 10 हो गए, ठीक है। और चूंकि ये वायर है, पूरा वायर, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B जो कि आपका हो जाएगा 20। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? पर हमें भाई मिठाई का जो डब्बा है वो काजू कतली का बनाना है। अभी हमने बनाया लड्डू का डब्बा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा। कितना किया? 5.5 का, और इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया 4.5 का। स्क्वायर शेप लगना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा। ओवरऑल इन दोनों का जो सम है वो 10 होना चाहिए। देखो 5.5 प्लस 4.5 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि भाई ये भी 4.5 होगा और ये भी 5.5 होगा। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? देखो भाई, इस बार मैथ्स भी देखा जाए तो एसएसटी की तरह या बायोलॉजी की तरह या फिजिक्स की तरह एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। समझ में आ गई बात? ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज पूरी तरह से फील होना चाहिए। नाउ अब वो कह रहे हैं क्या आप इस तरीके से और भी रेक्टेंगल्स बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। 5 और 5 नहीं लेंगे, अदरवाइज वो स्क्वायर हो जाएगा, हमें रेक्टेंगल बनाना है। बट हमने क्या किया, हमने ये ले लिया 8 सेंटीमीटर का और ये ले लिया 2 सेंटीमीटर का। ये भी ले सकते हैं, तो ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपका, ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। तो ऐसे आप मल्टीपल वेज में ले सकते हैं। डेसिमल में दिया हुआ है तो आप लोग उसको कुछ भी बदल दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, 5.6 कर दीजिए, तो ये 6 हुआ तो ये बेचारा 4.4 हो जाएगा। ओवरऑल आपका जो सम है वो 10, और ओवरऑल जो फेंसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 20। नाउ अगला एक प्रॉपर्टी उन्होंने दी है। अगला पार्ट क्या है, एनसीईआरटी में ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ रहा है आजकल, है ना। ओके चलो, और हम मैथ्स वालों की ऐसी आदत है नहीं, क्योंकि हम लोगों को एक्सरसाइज मिलती थी, कॉन्सेप्ट मिलता रहा, हम वो करा देते थे। अब हमें बीच बीच से पढ़ना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अब एक रेक्टेंगल आपने बनाया, उसकी जो लेंथ है वो हो गई हमारी कितनी, x सेंटीमीटर, द विड्थ इज 10 माइनस एक्स, ये हो गई आपकी 10 माइनस एक्स। तो वो कह रहे हैं कि द एक्सप्रेशन फॉर विच द एरिया, तो एरिया का जो एक्सप्रेशन होगा, एरिया क्या होगा,
लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x और 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 10 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो दूसरा एक्सप्रेशन बना जिसका इस्तेमाल हमें यहां करना है 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे ये वाला क्या दिया था 4x प्लस 5y प्लस 3, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो अब ये समझ में आ गया, इस तरीके से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 से एक दूसरा एक्सप्रेशन बन गया। अब आते हैं आपके पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस तरह का ही है। चलो देख लेते हैं। ये वाला हमने कर लिया, कैन यू आइडेंटिफाई दिस कर लिया है। अब बात करते हैं, कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। यस, हम सिमिलरिटी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो भाई, यहां सारे के सारे क्या हैं, सिमिलरिटी के बारे में। ओ, ये सिमिलरिटी और डिफरेंस एक साथ आ गया। अब हमें चालाकी लगानी पड़ेगी, बस 1 मिनट दो बेटा। देखो, कट किया, कहाँ गया, ओइंग, और ये मैंने यहां लगा दिया। फिर एक छोटी सी चालाकी लगा दूं, ट्विंग, इसको लिया ट्विंग, और ये छुपा दिया। आ गया समझ में? चलो भाई, तो सिमिलरिटी क्या है भाई? सिमिलरिटी ये है कि ये जो वेरिएबल, ये जो आपके वो दिए हुए हैं 4x प्लस 5y प्लस 3, ये आपका किस में है? पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ये आपका है 2 वेरिएबल में, ठीक है, और ये आपका है 1 वेरिएबल में। समझ में आ गया? एक है हमारा 2 वेरिएबल में और दूसरा है हमारा 1 वेरिएबल में। तो आई थिंक अब आप लोगों को यह चीज क्लियर हो गया होगा। इधर आते हैं, ऊपर भी यहां पे कोई हो गया था कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जांपल नंबर 1 से डिफरेंट कैसे है। देखो, वो ऐसे है कि यहां पर ये है 2 वेरिएबल में, वही क्वेश्चन 2 बार दे दिया, और यहां पर ये क्या है, ये 1 वेरिएबल में है। इज दैट क्लियर? वो 2 वेरिएबल में है पॉलिनोमियल, और ये 1 वेरिएबल में। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 1 वेरिएबल है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो आई थिंक अब आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का जो एक्सरसाइज से पहले तक का जो पार्ट है वो हमारा कवर हो चुका है। बाकी आगे के लेक्चर्स के लिए हम अगले में आपको इसके एक्सरसाइज जो आई थिंक शायद 2.1 है, वो छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको हम अच्छे से आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा देंगे। तो बी इन टच, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जैनित गुरु। अगर किसी तरह का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है तो आप लोग टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी लिंक्स मिल जाएंगी। अगर आप लोग 1-to-1 हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आपको कुछ बहुत अफोर्डेबल बैचेस मिलेंगे। जैसे एक ये बैच है, बहुत छोटा है, अप्रॉक्सीमेट 5K के आसपास है, 4999 का बैच है। इसमें आपको मैथ्स और साइंस तैयार कराया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग पर्सनलाइज ट्यूशन लेना चाहते हैं 1-to-1, तो हमारे टीचर्स आपका इसमें भी सपोर्ट करेंगे। नीचे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप लोग अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे। प्लीज कॉल मत कीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी मन में आया कि आपको बायोलॉजी का कोई टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में, आधे एक घंटे बस कोई टीचर मिल जाए, उससे आप ये समझ लें। तो आप लोगों को इस तरह की कुछ आवरली जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस के लिए सिर्फ रिक्वेस्ट मैसेज डालना है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप अपना पेमेंट करेंगे। बहुत अफोर्डेबल है, 100 और 51 रुपीज के आसपास का पेमेंट होता है जो आप करके और आराम से इन क्लासेस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बैच हमारा ये है, जैसे आप लोग बाहर अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, पढ़ने जाते हैं, वैसे ही आप लोग ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के बिल्कुल सिंपल, क्लास 9 के लिए बहुत सिंपल बैच है मैथ साइंस का 2100 का। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आपको ट्यूशन जैसा फील आएगा। ऑनलाइन हमारे टीचर्स के साथ आप बैठिए, पढ़िए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। चलो बच्चों, बाय बाय।